फ्रेंड्स, ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है और ये लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाने के लिए तैयार है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अब जो है मार्केट ये ऊपर यहाँ पे जाएगा और ये इसको सपोर्ट दे सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग के पास इसको बहुत स्ट्रॉन्ग जो है हैमर कैंडल बनी है और वो उसको ऊपर लेके जाने के लिए तैयार है। अगर आप इसको देखें तो ये देखिए यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया और अब जो है ये ऊपर इस तरीके से निकल के जाएगा। तो ये जो है करीब 20,200 से 300 के बीच का ये टारगेट इसका, यहाँ तक ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये ऊपर जो जा रहा है, ऊपर जाने की स्थिति प्रोबेबिलिटी कितना ज़्यादा है अगर इसकी बात करें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडल बना है, ये कैंडल कौन सा कैंडल है? हैमर कैंडल है। और जब हैमर कैंडल जब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बनता है तो बहुत अच्छा काम करती है और वो उसको फिर ऊपर लेके जाने में बहुत कामयाब रहती है। तो इस हिसाब से अगर देखें जाए तो ये जो मुझे लग रहा है कि अगले कुछ दिनों तक मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जाएगा और ये 20,200 से 300 के बीच जा कर करके रुकने की संभावना है। बीच में ऐसा नहीं कि एकदम सीधे चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि ये ऊपर जाए, फिर कुछ स्थिर हो, फिर ऊपर जाए, इस तरह से मतलब ये रुकेगा। जो वापस जो रिवर्सल ट्रेंड आएगा वो 20,200 से 300 के बीच ही आने की संभावना है। तो 20,200 तक तो जाएगा। तो ये तो अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि अगले कुछ दिन तक हमें ऊपर जाने के संकेत मार्केट में दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए बजाज फाइनेंस का चार्ट है। हमने परसों जब बात किया था कि बजाज फाइनेंस जो है 10,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है। 10,000 करोड़ एक बहुत बड़ा रकम है। 10,000 करोड़ क्योंकि जियो फाइनेंस से इसका टक्कर है, तो इसलिए जियो फाइनेंस में ये भी पीछे नहीं रहना चाहती कंपनी। तो 10,000 करोड़ का कंपनी ने फंड जुटाने का प्लान बनाया है, वो QIP के थ्रू और वारंट के थ्रू। तो ये जो 10,000 का फंड कंपनी के लिए आएगी तो अल्टीमेटली बिजनेस ग्रो करेगा। इसका नतीजा है कि बजाज फाइनेंस देखिए आज जो है कल जो है, आज तो सैटरडे मार्केट बंद है, कल जो है देखिए 3.8% का इसमें जंप लगाया है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए, कितनी बड़ी कंपनी आप देख सकते हैं, 5 लाख करोड़ का करीब मार्केट कैप है इसका, 5 लाख करोड़ का, 40 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इतनी बड़ी कंपनी 4-5% जो है ना ट्रेड जाती है। ये जो 4% लगभग गई है, इसके पीछे वही एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जो कंपनी ने 10,000 करोड़ का फंड जुटाने की तैयारी किया है। अगर ये इसका भी रिटर्न की बात करें, देखिए 5 दिन में 5% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में बात करें 10%, 6 महीने में बात करें तो 6 महीने में 40% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी। अगर जनवरी से बात करें तो 24%। तो ये 6 महीने में 40% और 24%, ये एक जो है ना एक मल्टी बगर रिटर्न जो होता है उस टाइप का रिटर्न इतनी बड़ी कंपनी दे रही है। और बजाज फाइनेंस में ऐसे भी डाउट करना मतलब बेकार है, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा बना के दिया है और हमेशा पैसा बना के देगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये इसमें स्टॉक में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है और आंख बंद करके उसको कुछ नहीं पता है तो उसको बताया जाता है कि बजाज ट्विंस में लगा दिया जाए। बजाज ट्विंस मतलब होता है दो कंपनी, बजाज फाइनेंस, एक होता है बजाज फाइनेंस फाइनेंस का और एक है फिनसर। फिनसर तो ये जो बजाज फिनसर है, ये इसकी पेरेंट कंपनी है। ये जो है बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर है। तो ये जो फंड जुटा रहा है बजाज फाइनेंस ने, जो फंड जुटाने के लिए QIP और जो वारंट इशू किया था, इसका फायदा बजाज फाइनेंस को तो हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ बजाज फिनसर को भी हो रहा है। तो चलिए बजाज फिनसर को भी देख। बजाज फिनसर है, बजाज फिनसर जो है ये बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है। और ये भी जो कंपनी है ना, ये कंपनी देखिए, इसको अगर देखा जाए तो ये भी कल जो है कितना भागा है, एक दिन के बाद के देखिए 5.5% भागा है। तो ये बजाज फिनसर और बजाज फाइनेंस दोनों जो है एक बजाज ट्विंस के जो है बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको पैसा बना के देने वाला कंपनी है। तो ये दोनों स्टॉक जो बजाज फाइनेंस ने जो अभी फंड जुटाने का जो डिसीजन लिया है, उसका कारण है कि ये जो है दोनों स्टॉक कल बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं, जो कि जिसके कारण निफ्टी 50 भी हरे निशान में बंद हुआ है। और कल एक जो इम्पोर्टेंट इवेंट था उसके बारे में भी बात। कल जो है RBI की MPC की बैठक थी। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी जो है
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक थी जो हर 2 महीने पे होता है, और बैठक थी। बैठक के बाद जो है 2 दिन से बैठक चल रही थी, और बैठक के बाद कल फाइनली आउटकम आना था कि क्या उसका नतीजा रहा था। सबसे पहले फोरकास्ट का बात कर लें, एक्सपेक्टेशन की बात कर लें, तो एक्सपेक्टेशन ये था कि आरबीआई रेपो रेट में कोई चेंज नहीं करने वाली है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है कुछ हद तक कंट्रोल में है। तो अब देखते हैं कि आरबीआई ने क्या किया है। आरबीआई की कमेंट्री पे भी हम गौर करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो देखिए, एमपीसी की जो बैठक थी, एमपीसी की फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इन्फ्लेशन फोरकास्ट 5.4%। तो सबसे बड़ी तो यह है कि जो इन्फ्लेशन का पूरे साल फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब कि 31 मार्च 2024 तक के लिए, पूरे जो 23-24 का जो है वो पूरे साल के लिए आरबीआई ने बोला है कि इन्फ्लेशन जो है 5.4% रहेगा। लेकिन उन्होंने 4 की रिस्क को भी हाईलाइट किया है कि 4 की रिस्क है। इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए ये उलटफेर भी इसमें हो सकता है, बट ऐसी संभावनाएं हैं कि 5.4% ही रहेगा। देखिए, आरबीआई का एक पॉलिसी बना हुआ है 4 प्लस माइनस 2। तो आरबीआई का कहना है कि इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए, 4% रहना चाहिए। लेकिन अगर प्लस माइनस 2 होता है तो चिंता की बात नहीं है। प्लस माइनस 2 मतलब क्या होता है, 4 से 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6। और अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2। तो यानी कि ये हो गया कि आरबीआई कर रहा है कि 2 से 6 के रेंज में इन्फ्लेशन अगर है तो चिंता की बात नहीं है। तो अभी अभी 2 से 6 के बीच के रेंज में है तो चिंता की बात नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए आरबीआई कितना कर रही है, 5.4। तो 5.4 जो है 2 से 6 के रेंज में है, इसलिए आरबीआई ज़्यादा टेंशन के मूड में नहीं है, इसलिए रेपो रेट नहीं बढ़ाने का डिसीजन लिया है, जैसा कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये स्थिति भी मार्केट के अनुकूल था, इसलिए भी मार्केट कल हरे निशान में बंद रहा। कुछ ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली जिससे बहुत बड़ा उलटफेर दिखे, क्योंकि जैसे एक्सपेक्टेशन थी आरबीआई ने वैसे ही स्टैंड लिया है। अगर बात करें इन्फ्लेशन के डेटा का, तो ये देखिए, आरबीआई कह रहा है कि आरबीआई फोरकास्ट सीपीआई इन्फ्लेशन 5.4%, जो कि पूरे साल का जो 23-24 का है, तो वो जो है मतलब विद इन कंट्रोल कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो Q2 चल रहा है, सितंबर एंड जो हो रहा है, उसका इन्फ्लेशन रेट देखिए 6.4% है। मतलब कि जो दायरा जो रखा गया है 2 से 6%, उसके बाहर है। Q3 में कहा है कि कम हो जाएगा, 5.6 आ जाएगा। Q4 में 5.2 आ जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जो 24-25 से स्टार्ट होगा, उसकी भी फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें भी 5.2 ही मेंटेन रहेगा। इसलिए ऑल ओवर पूरे साल का कितना रहेगा, तो 5.4 रहेगा। इस पूरे का जो कंक्लूजन ये निकलता है कि आरबीआई के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। आज पिछले कुछ समय में हमने देखा था कि टमाटर के रेट काफ़ी ज़्यादा था, अभी देखिए वो काफ़ी डाउन हो गया है। अभी हम कह सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर के भी दाम घटे हैं। तो इन सब कारण से भी ये जो है आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है कि अब जो है ये इन्फ्लेशन कुछ डाउन चल रहा है, विद इन कंट्रोल चल रहा है। अगर अब बात करें सीधे यहाँ पे कि रेपो रेट में क्या परिवर्तन किया गया है, तो आरबीआई की तरफ से देख सकते हैं 6.5% मेंटेन रखा गया। सेंट्रल बैंक केप्ट द रेपो रेट अनचेंज एट 6.5%। तो ये जो है ये यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जैसा कि एक्सपेक्टेशन था वैसे ही कंपनी आरबीआई ने डिसीजन लिया है। अगर अब बात करें नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, तो 6 से 8 दिसंबर को होगा। हर 2-2 महीने पे चलता है, बाई मंथली चलता है। तो ये 6 से 8 दिसंबर का डेट फिक्स हुआ है। नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी उसका। तो ये इसमें एक चीज़ और दिया जा रहा है कि अभी जो डिसीजन लिया गया उसमें 6 मेंबर होते हैं कमेटी में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, इसमें 5 आउट ऑफ 6 ने इसको सपोर्ट किया है, जो अभी स्टैंड लिया गया है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन एंड जो रेपो रेट अनचेंज करने का। तो इसमें जो है 4 की रिस्क जो हाईलाइट किया है शक्तिकांत दास जो आरबीआई गवर्नर है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, की रिस्क जो उन्होंने बताया है, एक उन्होंने बताया खरीफ अनियन प्रोडक्शन के बारे में। ये उन्होंने कि जो खरीफ अनियन प्रोडक्शन है ना, उसके बारे में करें कि द एरिया ऑफ पल्सेज सोन फॉर खरीफ क्रॉप्स इज लोअर देन इट वाज ए ईयर अगो। पिछले साल जितने क्षेत्र में पल्स मतलब दाल और जो अनियन है, खरीफ अनियन, इसकी खेती की गई थी, बुआई हुई थी, उससे कम क्षेत्र में इस बार बुआई हुई है। तो इसका मतलब सीधा सीधा पता चलता है कि इस बार प्रोडक्शन में कमी आएगा। जब प्रोडक्शन में कमी आएगा तो उसका इम्पैक्ट जो है डिमांड पे पड़ेगा और कीमतों के उछाल में पड़ेगा। तो इसके कारण एक चिंता की बात है कि अब ये देखना पड़ेगा कि कितनी उपज होती है।
उन्होंने ऐसे ही उन्होंने एक और इन्होंने डिक्लाइन किया, डिक्लाइन इन खरीफ सोइंग किस लिए, तो ये पल्सेज और वाइल्ड सीड्स में भी यही हाल है। तो वाइल्ड सीड और पल्स में भी कम क्षेत्र में बोया गया है, जिससे क्या हो सकता है कि इसके दाम बढ़ सकते हैं डिमांड के हिसाब से। तो ये भी एक चिंता की बात है। उन्होंने फिर बोला है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है किस चीज़ में, स्पाइसेज में, मसाले में। तो मसाले का भी जितना डिमांड है उतनी सप्लाई होने की उम्मीद नहीं है, इसमें मिसमैच है, ये भी एक इन्फ्लेशन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो ये सब की रिस्क उन्होंने हाईलाइट किया है। एल नीनो कंडीशन भी बताया। एल नीनो क्या होता है, जो मानसून से रिलेटेड होता है, ग्लोबल इशूज है। तो ग्लोबल बेसिस पे जो मानसून को अफेक्ट करता है, तो मानसून किस तरीके से अफेक्ट करेगा, उससे भी डिपेंड करेगा कि ये इन्फ्लेशन कहाँ तक जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने एक और किया है कि पर्सनल लोन जो है ना, उसकी क्वांटिटी जो है काफ़ी बढ़ रहा है। तो पर्सनल लोन जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो भी एक बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अ, तो उसके लिए भी इन्होंने थोड़ी से चिंता जाहिर की है। तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी की एक रिव्यू, जिसके बारे में आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसा रहा। अब नेक्स्ट आएगा दिसंबर में। मॉनेटरी पॉलिसी देखिए जैसे एक्सपेक्टेशन था वैसे ही है, और कुछ हद तक विद इन कंट्रोल ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर जिस तरह से इन्होंने अनुमान किया उसी तरीके से चला तो मार्केट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट अपनी गति से चलता रहेगा। बट सिर्फ इंडियन मार्केट इंडियन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा कि ग्लोबल इशूज किस तरीके से चल रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसे सेक्टर्स की, जैसे अब देखिए क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट के पहले जो है ना, कुछ जैसे फिल्म के पहले ट्रेलर आता है, ऐसे रिजल्ट अब आने वाले हैं। एक रिजल्ट स्टार्ट हो गया है, तो रिजल्ट के पहले सेक्टोरल जो कुछ ट्रेलर आए हैं उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि किस किस सेक्टर का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर के बारे में एनालिस्ट और एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो सॉफ्ट नंबर दिखा सकती है। अभी क्वार्टर टू का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है, और जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आएगा उसमें आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है, ऐसा लोगों का अनुमान है, एक्सपर्ट का अनुमान है। तो ये जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये देखिए, लाइकली टू रिपोर्ट ए सॉफ्टर सेट ऑफ नंबर्स फॉर द सेकेंड क्वार्टर। तो ये सॉफ्टर सेट ऑफ नंबर्स आने वाला है, इसलिए आईटी सेक्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में कौन सी कंपनियों का क्या हाल रहने वाला है उसके बारे में अगर थोड़ा सा अगर बात किया जाए, तो जो अनुमान है वो है कि टीसीएस और इन्फोसिस ये टू बी एट अपर अपर एंड, मतलब आई इन्फोसिस और टीसीएस जो मेन जो लीडिंग कंपनी आईटी का, उसके नंबर तो ठीक ठाक आ सकते हैं। टेक महिंद्रा का परफॉर्मेंस पे डाउट किया जा रहा है, और मिड कैप जो आईटी कंपनी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि मिड कैप जो है वो रिलेटिवली बेटर नंबर दिखा सकते हैं। तो मिड कैप से भी उम्मीदें हैं अच्छा करने की। और उसके अलावा और कुछ कंपनी के बारे में बताया गया है, उसके बारे में भी अगर बात किया जाए तो देख लेते हैं कौन कौन से कंपनी के बारे में बताया गया है। ये बात करें अगर एल टी आई, माइंड ट्री, परसिस्टेंस, इन दो कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है शार्पर कॉस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे शार्पर कॉस्ट फोकस विल ड्राइव मॉडेस्ट मार्जिन। तो इसमें जो है मीडियम टाइप का परफॉर्मेंस इसका दिखेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा बहुत खराब। तो मीडियम टाइप का परफॉर्मेंस इसका भी एल टी आई, माइंड ट्री और परसिस्टेंस का भी रहने वाला है। तो ये तो आईटी सेक्टर का एक ट्रेलर हो गया कि किस तरह से रिजल्ट आ रहा है। तो आप अलग अलग अपनी चॉइस की कंपनी, आपके पास जो कंपनी उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस उम्मीद से उम्मीद ये है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है। तो मीडियम टाइप का परफॉर्मेंस होगा, सॉफ्ट नंबर दिखाएंगे। अब बात कर लें बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानकार बता रहे हैं कि क्वार्टर टू के जो रिजल्ट है डिसेंट आने वाला है, मतलब अच्छा आने वाला है। ईयर अर्निंग ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो बैंकिंग सेक्टर इस बार कमाल करने वाला है। तो बैंकिंग सेक्टर की बात किया जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि प्राइवेट और पीएसयू दोनों बैंक के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो इसकी अर्निंग जो है, अर्निंग ग्रोथ का अनुमान है कि अबाउट 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली आ सकता है। मतलब प्राइवेट बैंक का 25% अनुमान लगाया जा रहा है, और पब्लिक बैंक का, पीएसयू बैंक का 20% ईयर टू ईयर जो है ग्रोथ रह सकता है। तो इसमें जो है ये एक अच्छा न्यूज है कि बैंकिंग सेक्टर आपको एक जो रिजल्ट में खुश कर सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर के जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है खास करके, उसके तो 25% एनुअल जो है ग्रोथ का अनुमान दिखाया जा रहा है। तो इसके साइड से तो बैंकिंग सेक्टर में आप थोड़ा हैप्पी हो सकते हैं। तो इसमें अभी बैंक वाइज परफॉर्मेंस डिस्कस नहीं किया गया है, बट ये है कि ऑल ओवर बैंक अच्छा कर सकता है। अब बात करें अगर
कंज्यूमर स्टेपल्स या एफएमसीजी सेक्टर जो है खाने पीने वाला, ये आप देख सकते हैं एफएमसीजी या कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करें तो इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं। तो म्यूटेड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ग्रोथ में कुछ एक्सपेंस आपको दिख सकता है। तो मतलब कहने का मतलब कि मीडियोकर वाले हाल होगा, न ज़्यादा अच्छा ओके ओके परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, ना बहुत खराब भी दिखने वाला है। आप ये देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि ईबिटदा जो होता है, जो अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, वो जो है वो 12% के हिसाब से ईयर बाय ईयर ग्रोथ करेगा। और रेवेन्यू जो है 3% के हिसाब से बढ़ेगा। तो रेवेन्यू में कम ग्रोथ दिखेगा, बट आपको ईबिटदा जो है, प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक दिखेगा। यानी कि कुल मिलाकर के परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इस सेक्टर का, तो मॉडरेट रहने वाला है। मतलब ओके ओके कर सकते हैं, न बहुत ज़्यादा खराब और न बहुत ज़्यादा खराब। अच्छा, अगर परफॉर्मेंस की बात करें, आउट परफॉर्मर कौन कौन रहने वाला है स्टॉक वाइज अगर बात करें, तो नेस्ले और टाटा कंज्यूमर, ये दो के बारे में बताया जा रहा है कि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर आने वाला है। ये जो रिजल्ट आएगा, दो कंपनी इसमें आउट परफॉर्म कर सकते हैं, नेस्ले है और टाटा कंज्यूमर है। तो अब फाइनल नंबर देखने से पता चलेगा, बट ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि ये दो कंपनी अच्छा कर सकता है। अगर जहां तक बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, आईटीसी, कोलगेट, इमामी, ये सब का, तो ये सब मीडियोकर परफॉर्मेंस दिखाएगा। मीडियोकर मतलब हो गया ठीक है, बीच बीच का, बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब भी नहीं। जिसके रिजल्ट खराब आने के चांस है उसमें है, देखिए, ब्रिटानिया, मारिको और बजाज कंज्यूमर। तो ये तीनों के जो है ये रिजल्ट इसके खराब, मतलब थोड़ा डाउन आने की उम्मीद है। तो इस तरह के जो इन्होंने कुछ हाईलाइट पब्लिश किया हुआ है, तो इसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन बना सकते हैं, अपने डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है। तो इस तरह से आप अपना जो है डिसीजन ले सकते हैं, अपना रिसर्च कर सकते हैं। चलिए और कुछ बात कर लेते हैं आज के न्यूज का। एक टाइटन की भी बात कर लेते हैं। टाइटन के बारे में आ रहा है कि टाइटन का क्वार्टर टू का जो रिजल्ट होगा ये अच्छे आने की उम्मीद है, 20% ग्रोथ आने की उम्मीद है, और 81 न्यू स्टोर्स भी इसने इस साल ओपन किया है। तो टाइटन एक बहुत अच्छी लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, बहुत बढ़िया रिटर्न बना के भी दिया है, और इस पर रिजल्ट भी इसके अच्छे आने की उम्मीद है। तो टाइटन से तो अच्छी उम्मीद है। एक और जानकारी आपको देते चलें, ये जो टीसीएस है, टीसीएस का जो अभी जो जनरल कमिटी की जो मीटिंग होगा, एजीएम जो होगा, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें सॉरी, एनुअल जनरल मीटिंग जो ये क्वार्टर टू के लिए जो मीटिंग होने वाला है, उसमें बायबैक भी कंसीडर करने वाली है। तो ये न्यूज आ रहा है कि टीसीएस जो है बायबैक कंसीडर कर सकती है। पिछले 2020 में भी बायबैक दिया था, फिर से बायबैक दे रही है। तो बायबैक और स्टॉक स्प्लिट बोनस, इस टाइप की एक्टिविटी जो है ना, शॉर्ट टाइम आपको फायदा दिला सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो टीसीएस तो ऐसा शेयर है कि इसमें डाउट आप नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है। तो टीसीएस में ये बायबैक इसको और जो शेयर होल्डर्स है उनको एक फायदा दिला सकता है, कुछ रिटर्न बना के दे सकता है। चलिए, इस ये आज का था जो न्यूज और जो अपडेट आ रहा था उसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश किया कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो जैसे ही अभी रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, कंपनी रिजल्ट आएगा, तो हमें वन बाय वन जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलते जाएगा। बट ये है कि इन्वेस्टमेंट के पहले स्ट्रेटजी बनाने में उसके जो हाईलाइट्स है, टेलर्स जो है, वो मदद करती है, और वो हम आज आपके सामने डिस्कस कर रहे थे। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।